तरह से पलट जाती है। आज हम वेरिटी की दुनिया में उतर रहे हैं, एक ऐसी कहानी जहां सच और झूठ के बीच की लकीर इतनी धुंधली हो जाती है कि सवाल उठने लगता है कि क्या सच जैसी कोई चीज होती भी है। बिल्कुल। और आज हमारी पड़ताल का मकसद सिर्फ कहानी के मूलों को समझना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि कहानीकार कैसे पाठक के दिमाग के साथ खेलता है। हाँ, ये सिर्फ एक थ्रिलर नहीं, ये विश्वास और धोखे का एक मनोवैज्ञानिक जाल है। हम देखेंगे कि लेखक अनरिलायबल नरेटर जैसे टूल का इस्तेमाल करके हमें कैसे एक ऐसी उलझन में छोड़ देता है जहां कोई हीरो या विलन है ही नहीं, सिर्फ शक है। तो चलिए उसे एक पल से शुरू करते हैं जहां सब कुछ बदल जाता है। हमारी मुख्य किरदार लोवेन सीढ़ियों पर खड़ी है। हाँ। हाथ में वेरिटी की लिखी वो मैन्युस्क्रिप्ट है जिसमें खौफनाक राज हैं। हाँ। वो उसे जेरेमी को, वेरिटी के पति को दिखाने वाले, और तभी पीछे से एक आवाज आती है, एक व्हील चेयर के पहियों की। वो पलटती है और जो देखती है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और वो नजारा किसी भी हॉरर फिल्म से कम नहीं है। सच में वेरिटी, जिसे अब तक सब एक बेजान शरीर समझ रहे थे, कोमा जैसी हालत में, कोमा जैसी हालत में थी, वो व्हील चेयर पर सीधी बैठी है। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हैं और वो सीधे लोवेन को घूर रही है। वो बीमार या लाचार बिल्कुल नहीं लग रही। बिल्कुल नहीं। उस एक पल में ये साफ हो जाता है कि ये सब एक नाटक था। दिमाग सुन्न हो जाता है ये सोचकर, जिस औरत पर लोवेन तरस खा रही थी, जिसकी वो देखभाल कर रही थी, वो असल में हर पल हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। वो सिर्फ जिंदा नहीं थी, वो एक शिकारी की तरह इंतजार कर रही थी। और यही कहानी का पूरा माहौल बदल जाता है ना। जो घर पहले दुख और रहस्यों से भरा था, वो अब एक खतरनाक जाल बन जाता है। बिल्कुल। और यहीं से मनोवैज्ञानिक डर एक असली जानलेवा खतरे में बदल जाता है। अब तक डर उन पन्नों पर लिखी बातों का था, अब डर उस इंसान का है। अब डर उस इंसान का है जो सामने बैठा है और जिसके इरादे कोई नहीं जानता। पाठक के मन में पहला सवाल यही उठता है कि अगर वेरिटी इस हद तक झूठ बोल सकती है तो वो और क्या क्या कर सकती है। और इसके ठीक बाद वेरिटी जो कहती है वो तो आग में घी डालने वाला काम है। हाँ, वो बहुत शांत आवाज में पूछती है, तुमने मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ी है ना? ये एक सवाल नहीं, एक धमकी लगती है। और फिर वो कहानी की पूरी बुनियाद हिला देती है। वो दावा करती है कि वो मैन्युस्क्रिप्ट जिसमें उसने अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाने की बातें लिखी थीं, वो सब झूठ था। सब झूठ। और वो उसे सिर्फ झूठ नहीं कहती, वो उसे एक राइटिंग एक्सरसाइज का नाम देती है। और यही लेखक की सबसे बड़ी चालाकी है। अच्छा। वो वेरिटी के मुंह से एक ऐसा तर्क दिलवाती है जो लेखकों की दुनिया में बहुत आम है। कला के लिए कुछ भी चलेगा। वो कहती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाती थी कि एक अच्छा लेखक बनने के लिए आपको अपने अंदर के मॉन्स्टर को बाहर लाना पड़ता है। ये लाइन तो दिमाग में अटक जाती है। जब तक तुम खुद को मॉन्स्टर नहीं बनाओगे तब तक तुम ग्रेट राइटर नहीं बन सकते। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या ये तर्क विश्वसनीय लगता है? एक माँ सिर्फ एक राइटिंग एक्सरसाइज के लिए अपने ही बच्चों के बारे में इतनी भयानक, इतनी घिनौनी बातें कैसे लिख सकती है? ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? यही तो इस कहानी का कमाल है। ये तर्क विश्वसनीय नहीं है, लेकिन ये इतना अजीब और चौंकाने वाला है कि ये शक का एक बीज बो देता है। हाँ, ये तो है। यहीं पर कहानीकार अनरिलायबल नैरेटर का बेहतरीन इस्तेमाल करता है। हमारे पास 2 वर्जन हैं और दोनों एक ही सोर्स से आ रहे हैं, वेरिटी। तो अब ये पाठक पर है कि वो किस वेरिटी पर यकीन करे। बिल्कुल, मैन्युस्क्रिप्ट वाली मॉन्स्टर पर या सामने बैठी इस औरत पर जो खुद को एक कलाकार बता रही है। और सच तो ये है कि शायद दोनों ही झूठ बोल रही हूं। तो अब हमारे पास 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं और दोनों ही सुनने में अजीब लगती हैं। वेरिटी रोते हुए अपनी कहानी सुनाती है। वो कहती है कि उसके बच्चों की मौत सिर्फ एक हादसा थी, उसने कभी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। मैन्युस्क्रिप्ट को उसने इसलिए छिपाया क्योंकि उसे डर था कि कोई उसे गलत समझेगा। और फिर वो अपना सबसे बड़ा पत्ता फेंकती है। वो अपने कोमा में होने के नाटक की वजह बताती है। क्या? वो कहती है, मैं एक्टिंग कर रही थी क्योंकि मुझे डर था कि जेरेमी मुझे मार डालेगा। इस एक लाइन से कहानी का पूरा ढांचा ही ढह जाता है। अरे बाप रे। अब तक जो जेरेमी एक दुखी, परेशान पति और पिता लग रहा था, अचानक वो एक संभावित हत्यारा बन जाता है। विलन कौन है ये तय करना अब लगभग नामुमकिन है। ये तो शतरंज के खेल जैसा हो गया है, जहां आपको पता ही नहीं कि कौन सा मोहरा किसके साथ है। बिल्कुल। एक तरफ मैन्युस्क्रिप्ट है जो वेरिटी को शैतान बताती है, दूसरी तरफ खुद वेरिटी है जो जेरेमी को खतरा बता रही है। और जेरेमी वो पूरी तरह से चुप है।
और लेखक ने जानबूझकर उसे चुप रखा है। क्योंकि अगर जेरेमी कुछ बोलता तो हमें एक पक्ष चुनने में आसानी हो जाती। उसकी चुप्पी उस अनिश्चितता को बनाए रखती है जो इस कहानी की जान है। सही बात है। पाठक को एक ऐसी अदालत में खड़ा कर दिया गया है जहां दोनों गवाह अविश्वसनीय हैं और कोई सबूत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना है। और यहाँ तो हर किसी की गट फीलिंग धोखा दे रही है। बिल्कुल। इस पूरी उथल-पुथल और कंफ्यूजन के बीच लोवेन एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। शायद वो जेरेमी से प्यार करती है या शायद वो बस इस झंझट से निकलना चाहती है। वो जेरेमी को कुछ भी ना बताने का फैसला करती है। वो उस मैन्यूस्क्रिप्ट को, उस तथाकथित सच को चिमनी में फेंककर जला देती है। वो सच को हमेशा के लिए दफन करने की कोशिश करती है। ये एक बहुत अहम मोड़ है। लोवेन यहाँ सिर्फ एक सबूत नहीं मिटा रही, वो एक कहानी को चुन रही है। हाँ, वो जानबूझकर एक कहानी को चुन रही है। वो जेरेमी वाले वर्जन को, उस वर्जन को जिसमें वेरिटी एक खलनायक है, उसे सच मानने का फैसला कर रही है, क्योंकि वो सच उसके लिए ज्यादा आरामदायक है। लेकिन सच को जलाने से वो खत्म तो नहीं हो जाता। नहीं होता। और इसके कुछ ही दिनों बाद कहानी में एक और मोड़ आता है। वेरिटी की मौत हो जाती है। कहा जाता है कि वो सीढ़ियों से गिर गई और उसकी गर्दन टूट गई। इसे एक हादसा मान लिया जाता है। लेकिन जिस तरह से ये सब हुआ है, मन में सवाल उठता है, क्या ये सच में एक हादसा था, या किसी ने उसे धक्का दिया, या फिर उसने खुद ये किया? और कहानी इस पर कोई सीधा जवाब नहीं देती, और यही इसकी खूबी है। वेरिटी की मौत एक पूर्ण विराम की तरह लग सकती है कि चलो विलन मर गया, कहानी खत्म। पर असल में है नहीं। असल में ये एक अल्प विराम है, जिसके बाद कहानी का सबसे बड़ा और सबसे अंधेरा अध्याय शुरू होता है। क्योंकि वेरिटी के मरने से सच सामने नहीं आता, बल्कि वो हमेशा के लिए दफन हो जाता है। या हमें ऐसा लगता है। हमें ऐसा लगता है, बिल्कुल। तो वेरिटी की मौत के साथ ऐसा लगता है कि लोवेन को अपनी जीत मिल गई। वो जेरेमी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करती है। वो उसी घर में साथ रहने लगते हैं। लेकिन जिस घर की नींव ही झूठ और रहस्यों पर रखी हो, वहां सुकून कहाँ मिलता है। हाँ, और यही सुकून की तलाश लोवेन को एक और सच तक ले जाती है, जो शायद पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक था। कुछ महीने बीत जाते हैं। लोवेन और जेरेमी एक साथ हैं, एक नई शुरुआत कर चुके हैं, और फिर एक दिन सफाई करते हुए लोवेन को एक पुराना बक्सा मिलता है। और उस बक्से के अंदर वेरिटी का लिखा एक खत। उफ। ये खत कहानी को एक बार फिर और शायद आखिरी बार पूरी तरह से पलट कर रख देता है। मुझे लगता है कि कहानी का सबसे बड़ा धोखा तो अब सामने आता है, जब आपको लगता है कि सब कुछ सुलझ गया है। तभी लेखक एक ऐसा पंच मारता है जो आपको हिला कर रख देता है। हाँ, ये खत वेरिटी ने जेरेमी के लिए लिखा था, लेकिन कभी दिया नहीं। इसमें वो फिर से कहती है कि मैन्यूस्क्रिप्ट झूठ थी, एक कहानी थी, लेकिन इस बार वो एक नई वजह बताती है। और वो वजह, वो तो दिल दहला देने वाली है। वो लिखती है कि जेरेमी हद से ज्यादा कंट्रोलिंग था। कंट्रोलिंग? हाँ, वो हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहता था। और सबसे भयानक बात ये थी कि उसने गुस्से में अपनी एक बेटी को जोर से धक्का दिया था, जिसकी वजह से वो हादसा हुआ जिसमें बच्ची की जान चली गई। क्या? खत के मुताबिक जेरेमी ने वेरिटी को मैन्यूस्क्रिप्ट लिखने पर मजबूर किया था। एक ऐसी कहानी जिसमें वो खुद को विलन दिखाए, ताकि अगर सच कभी बाहर आए तो कोई वेरिटी पर यकीन ना करे। ये पढ़कर तो लोवेन के होश उड़ जाते हैं। उसे जेरेमी का सारा व्यवहार, उसका कभी कभी अचानक भड़क जाना, उसकी वो अजीब सी चुप्पी, सब कुछ एक नए नजरिए से दिखने लगता है। बिल्कुल। उसे वो भयानक एहसास होता है कि शायद असली मॉन्स्टर वेरिटी कभी थी ही नहीं। शायद असली मॉन्स्टर हमेशा से जेरेमी था, जो प्यार और देखभाल की आड़ में सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। हाँ। और यहाँ कहानी इस विचार को बहुत शक्तिशाली ढंग से सामने लाती है कि जिसे हम प्यार समझते हैं, वो असल में कंट्रोल हो सकता है। जेरेमी का प्यार, उसकी देखभाल, सब कुछ अब लोवेन को एक जाल की तरह नजर आने लगता है। और सबसे डरावनी बात, अब वो उस जाल में पूरी तरह फंस चुकी है। वो जेरेमी के बच्चे की माँ बनने वाली है। और उसके दिमाग में ये बात कौंधती है कि वो अगली वेरिटी बन सकती है। जिस तरह वेरिटी इस घर में कैद थी, अपने पति से डरती थी, अब लोवेन उसी जगह पर है। वो सच नहीं बोल सकती, क्योंकि अगर ये खत सच है तो सच बोलने का मतलब है अपनी जान को खतरे में डालना। ये एक बेहद असहज स्थिति है। लोवेन ने एक सच को जलाकर अपनी जिंदगी चुनी थी, लेकिन अब उसे पता चलता है कि शायद उसने गलत सच जला दिया। अब उसके पास एक नया सच है जो और भी ज्यादा खतरनाक है, और उसे फिर से एक चुनाव करना है। बिल्कुल हो। अंत में लोवेन वही करती है जो शायद जिंदा रहने के लिए जरूरी है। वो उस खत को भी जला देती है, जैसे उसने मैन्यूस्क्रिप्ट को जलाया था। वैसे ही वो इस आखिरी सच को भी आग के हवाले कर देती है। और वो सोचती है
कभी-कभी जिंदा रहने के लिए सच को दफनाना पड़ता है और कहानी यहीं बिना किसी जवाब के खत्म हो जाती है। और जो एंडिंग है वो तो दिमाग सुन कर देती है। ये कोई समाधान नहीं देती, बल्कि पाठक को अनगिनत सवालों के साथ अकेला छोड़ देती है। हाँ, ये हमें सिर्फ कहानी के बारे में नहीं, बल्कि अपने बारे में सोचने पर मजबूर करती है कि हम कितनी आसानी से किसी एक नैरेटिव पर यकीन कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो हमें ज्यादा सुविधाजनक लगता है। कहानी यह संदेश देती है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। तो आखिर में हमारे पास क्या बचा? 2 जले हुए दस्तावेज, एक मैन्युस्क्रिप्ट और एक खत, और एक अनसुलझा सवाल जो हमेशा हमारे साथ रहेगा। असली मॉन्स्टर कौन था? वैरिटी, जो एक शैकल झूठी थी, या जेरेमी, जो प्यार की आड़ में एक कंट्रोल करने वाला राक्षस था? ये कहानी सिर्फ एक थ्रिलर नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। ये हमें रिश्तों में दिखने वाले प्यार और असलियत में मौजूद कंट्रोल के बीच के बारीक फर्क पर सोचने को मजबूर करती है। इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यही है कि ये हमें कभी तय नहीं करने देती कि असली सच क्या है, और हमें इस अनिश्चितता के साथ जीना सिखाती है। तो ये कहानी सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाती है, जो शायद सबसे जरूरी है। अगर जिंदगी आपको 2 कहानियों के बीच चुनाव करने पर मजबूर करे, एक वो जिसे दुनिया सच मानती है लेकिन जो आपको अंदर से खोखला कर दे, और दूसरी वो जिसे शायद कोई ना माने लेकिन जो आपको जिंदा रखे, तो किसे चुना जाएगा? क्या एक असुविधाजनक सच के साथ जीना बेहतर है या एक आरामदायक झूठ के साथ?